स्क्रीन दिख रही है? हेलो गाइस। हाँ देखा ओके ओके, ठीक ठीक। सो आज का यूनिट 6 है। मैं एक्चुअली यूनिट 5 लेने वाला था, लेकिन यूनिट 5 एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ही है। सो मैंने सोचा कि वो स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ले लिया है हमने। वो यूनिट 1 ही है पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। सो मैंने सोचा कि आज यूनिट 6 से ही शुरुआत करता हूँ। अगर ऐसा होगा तो फिर यूनिट 5 बाद में पढ़ा दूंगा। सो प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले तो आप बता सकते हो मुझे, प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ मैनेजरियल बेस। मैनेजरियल फंक्शंस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है प्लानिंग। तो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। उसमें हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी फर्म, बिजनेस इंडस्ट्री चालू करने से पहले हम प्री प्लानिंग करते हैं उसकी, कि हम कैसे फर्म एस्टैब्लिश करेंगे, कहाँ करेंगे, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितना मटेरियल हमें लगेगा, कितना लैंड हमें लगेगा, लोग कितने लगेंगे हमें। स्मॉल बिजनेस एस्टैब्लिश। हेलो। हाँ यस, कोई कुछ डाउट है? आवाज क्रैक हो रही है एक्चुअली। रिकॉर्डेड पोस्ट हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है, यस। ओके सो रिकॉर्डिंग चालू ही है, डोंट वरी। हाँ ओके सो जैसे कि मैं कह रहा था, प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस फर्म चालू करने से पहले हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है, कि हम कैसे अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, एस्टैब्लिश, और उसे कैसे चलाएंगे। तो प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर हम कह सकते हैं कि, या किसी ने माइक म्यूट किया, अनम्यूट किया आई मीन। किसी को सबको कोई म्यूट डाउट? कर दे विश्वा। हाँ हाँ ठीक है, जस्ट अ सेक। ओके सो प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि हम कह सकते हैं कि कोई भी एक चीज को अच्छे से प्लान करना, कोई भी एक स्टेप्स ऑर्गेनाइज करना, या फिर एक अच्छा सा पूरा सेटअप करना, प्री सेटअप जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी एक चीज करने से पहले। तो जैसे कि हम कभी घर बनाते हैं तो घर ऐसे ही बना देते हैं, या पहले एक प्लान तैयार करते हैं, एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उससे पूरा डिजाइन बनवाते हैं घर का, एक प्लानिंग तैयार करते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप हम जाके पूरा घर बनाते हैं, राइट? तो वैसे ही प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हम हमें प्री प्लानिंग करना पड़ता है। प्री प्लानिंग के फायदे क्या है? तो प्लानिंग अगर हम करेंगे तो हम अच्छे से एक व्यू आउट हमें मिलेगा, कि हम कैसे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे। हमें पता चलेगा कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेज में हम सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या हम लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो Coons and O'Donnell defined planning as planning bridges the gap from where we are to where we want to go. तो प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसी दो मंजिलों के बीच में एक ऐसा रोड रोड है, या एक डेस्टिनेशन, मतलब हमारे हमें जहां पर है और हमें जहां जाना है, हमारी डेस्टिनेशन के बीच का जो रास्ता है, जो ब्रिज है, उस गैप को फिल अप करता है प्लानिंग। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट हैपन अदरवाइज। तो जितना भी ये जो प्लानिंग हम करेंगे, तो ये इससे मतलब ऐसा कह सकते हैं, इट विल मेक दिस पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट हैपन अदरवाइज हैपन। मतलब देखिए, अगर प्लानिंग करेंगे तो अच्छे से हमें एक मतलब कह सकते हैं, बाकी के जो भी मैनेजरियल फंक्शंस है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे फंक्शंस जो है बाद के फंक्शंस मैनेजमेंट के, वो हम प्लानिंग के द्वारा ही करेंगे। अगर प्लानिंग नहीं होगा
तो ये सारे फंक्शंस हम नहीं कर पाएंगे। और प्लानिंग अगर करेंगे तो जितनी भी चीजें हमें आगे करनी है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी, हमें पता चलेगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा हमारे सामने। ओके, एक चीज हो गई, फिर दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, और फिर चौथी, पांचवी, वैसे इट कंटिन्यूज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड हाउ रिजल्ट्स आर टू बी इवेल्युएटेड, तो रिजल्ट को कैसे इवेल्युएशन करना है। With this definition, we can analyze that planning answers the following questions. What needs to be accomplished? तो हम प्लानिंग के मतलब जैसे हम कह सकते हैं, ये डेफिनेशन के द्वारा हम ये पता चलता है, हमें हम ये एनालाइज करते हैं कि हमें क्या अकम्प्लिश करना है। अब मुझे मेरी कंपनी अकम्प्लिश करनी है, मतलब सेटअप करनी है। मेरी कंपनी है सही, लेकिन अभी मतलब बहुत ही छोटा सा नाम है, नॉर्मल स्पीड में चल रही है, लेकिन मुझे अच्छे से सेटअप करना है, एस्टेब्लिश करना है। आई वांट टू अकम्प्लिश माय कंट्री, आई मीन माय कंपनी। तो मैं कैसे उसे अकम्प्लिश करूंगा, तो ये मुझे प्लानिंग के द्वारा पता चलेगा। फिर व्हेन इज द डेडलाइन, तो एक सर्टेन टाइम लिमिट होती है किसी भी चीज को करने की, तो वो टाइम लिमिट क्या है वो चीज को करने की, वो भी हमें प्लानिंग से पता चलता है। फिर थर्ड वन इज वेयर विल दिस बी डन, तो ये हम एस्टैब्लिश करेंगे, अकम्प्लिश करेंगे, लेकिन कहाँ पे, वेयर विल इट बी डन, मतलब कहाँ पे, एक जगह, एक ऐसा प्लेस, एरिया। फिर फोर्थ है हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो ऐसा इसमें हम कह सकते हैं ये प्लानिंग अगर हम करेंगे तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग इट अप, और जो भी है, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये प्लानिंग से ये भी पता चलता है। हाउ विल इट बी डन, तो ये कैसे होगा, हम कैसे सेटअप करेंगे, हाउ विल इट बी डन। And last is how much time, energy and resources are required to accomplish this goal, तो कितना वक्त, कितने लोग, कितने आदमी, कितने रिसोर्सेस, कितनी ताकत हमें चाहिए हमारे गोल को accomplish करने के लिए, तो ये भी हम प्लानिंग से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। प्लानिंग मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? देखा है। हाँ विजिबल है। ओके ओके विजिबल, इट्स विजिबल। ओके, थैंक यू। ओके, सो अब ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो प्लानिंग हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने यूनिट 2 में कहा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, लाइन स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमें प्लानिंग के द्वारा पता चलता है कि हमारा बजट कितना है, हमारे लोग कितने हैं, हमारे कैसे रिसोर्सेस चाहिए। तो हमें प्लानिंग से ये पता चलेगा कि हमारा लाइन स्ट्रक्चर है या फिर लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, जितना बड़ा फंड उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हमारा फंड छोटा है, हमारी इंडस्ट्री छोटी है, शॉर्ट टर्म गोल्स है हमारे, तो फिर हमारा लाइन स्ट्रक्चर, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, व्हाट इट रिक्वायर्स टू बी, मतलब जो भी स्ट्रक्चर की हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो उससे हमें पता चलेगा थ्रू द प्लानिंग। व्हाट काइंड ऑफ पीपल इट रिक्वायर्स, सेकेंड वन, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कैसे लोग हमें चाहिए। अब जैसे कि मैंने कहा था लाइन स्ट्रक्चर में हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एकदम स्पेशलाइज्ड पर्सोनल चाहिए किसी काम के लिए, नो, हम किसी को भी हायर कर सकते हैं जिसे इसके बारे में बेसिक नॉलेज हो। लेकिन लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में ऐसा है कि हमें मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट या फिर बेसिक नॉलेज वाले नहीं, हमें एकदम एग्जैक्ट पर्सोनल चाहिए उसके लिए, परफेक्ट personnel who has all the skills and specialization in some field। तो what kind of people it requires, स्पेशलाइजेशन लोग चाहिए, मतलब जैसे कि अगर मैं छोटी सी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो छोटी सी इंडस्ट्री, इट्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसमें मुझे मतलब उतना कोई बड़ा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीए वीए, इतना सब नहीं चाहिए। छोटे से मतलब अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लोग मुझे चल जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इट्स अ लार्ज स्केल, तो फिर मुझे स्किल्ड लेबरर्स चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज। फिर थर्ड वन है फाइंड आउट इफेक्टिव लीडरशिप। तो कभी कभार प्लानिंग से हमें ये भी पता चलता है कि टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स कोऑर्डिनेट ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस, इफेक्टिव लीडरशिप का भी पता चलता है हमें। लीडरशिप एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव लीडर होने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तभी आप जाके एक इफेक्टिव लीडर बन पाते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर देना, ऑर्डर के पीछे क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे, ये भी एक चीज है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ये उसका एक गोल है। फिर कोऑर्डिनेट ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस को गैदर करके उसको यूज में लाना। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को गैदर करने के बाद उसे अच्छे से यूटिलाइज करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन।
टू टेक ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट पाथ। ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सही मार्ग पे जा रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे गड़बड़ मिस्टेक्स हो रही है तो फिर उसको मतलब उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ना। टू टेक डिसीजंस एट राइट टाइम, डिसीजंस टाइम टू टाइम लेना, क्योंकि कभी कभार फैसले अगर बहुत लेट होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अ प्रॉपर लीडरशिप इज नेसेसरी, तो इसके लिए एक प्रॉपर लीडरशिप चाहिए। तो अ पर्सन विथ फ्यूचरिस्टिक विजन कैन सेल अबाउट एट राइट डायरेक्शन। तो अब कोई एक ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो विजुअलाइज करेगा आगे का, प्लान करेगा, एक ऐसा बंदा हमें चाहिए, एक लीडरिस्टिक बंदा जो फ्यूचर को भी ध्यान में रख के हमारी कंपनी को एक राइट डायरेक्शन में ले जाए, विच इज अ पर्सन विथ फ्यूचरिस्टिक विजन कैन सेल अ बोट एट राइट डायरेक्शन। बोट हमारी कंपनी है, सेलिंग इज टाइप ऑफ अ डायरेक्शन, तो वो सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। फिर फोर्थ है टू एनालाइज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल। तो planning helps to set standards and codes for the policy execution, also government rules and regulations। और प्लानिंग के द्वारा हम अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड्स, कोड्स, एथिक्स वगैरह ये सब पॉलिसी, मतलब जो भी कंपनी की पॉलिसीज है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी है, वो सब हमें पता चलता है प्लानिंग के द्वारा। ऑल्सो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है हमारी कंपनी के लिए, या फिर कोई भी मतलब हमारा जो फॉर्म है उसके लिए। टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्स फॉर वेरियस प्रोसीजर्स, तो कितना वेरियस प्रोसीजर जो है कंपनी के सेटअप के लिए या फिर कंपनी के मतलब हम कह सकते हैं कि चलाने के लिए, जो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या क्या है, तो उसके टाइम ड्यूरेशन भी पता चलता है। एंड कैन बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिसीज। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम पॉलिसीज बना सकते हैं कंपनी के लिए। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो? No doubt. No doubt. Keep continue. ओके ओके, कोई डाउट नहीं है ना? ओके ठीक है। So 6.4 is a planning a managerial activity. तो प्लानिंग इज अ बेसिक एंड इनिशियल एक्टिविटी अमंग ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। तो जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस है, पहले तो मैनेजरियल फंक्शंस मतलब पॉड स्कॉप, जैसे कि मैंने लास्ट वाला सेशंस में कहा होगा कि पॉड स्कॉप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस है। तो प्लानिंग इसमें इज द बेसिक एंड इनिशियल एक्टिविटी अमंग ऑल द अदर मैनेजरियल फंक्शंस। तो प्लानिंग इज द बेसिक एंड इनिशियल, जो पहले पहले जो सबसे पहला मैनेजरियल फंक्शन है वो प्लानिंग है। प्लानिंग के सिवाय अगर आप कोई भी देखने जाओ, मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब नहीं हो पाएगा अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो। तो बेसिकली इट टेक्स इनिशिएटिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये एक इनिशिएटिव लेता है प्लानिंग, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। प्लानिंग हेल्प्स टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग गोल्स। तो एक प्लानिंग जो होता है वो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाता है, एक ओवरऑल मतलब पर्सपेक्टिव बनाता है, एक परसेप्शन बनाता है, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। इट डेवलप्स पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एक्टिविटीज। तो इसमें पॉलिसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क में जो भी एक्टिविटीज है या फिर जो भी काम हो रहा है उसके लिए पॉलिसीज भी डेवलप करता है। इट एनकरेजेस मैनेजर्स टू डेवलप क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव माइंड। तो अभी मैनेजर्स का काम है कि एक क्रिएटिव और एक कॉम्पिटिटिव माइंड बनाए प्लानिंग के द्वारा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन को मीट करने के लिए या फिर कंपटीशन में आगे रहने के लिए या फिर कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए मैनेजर्स को ट्राई करना चाहिए कि वो अच्छे से प्लान करे, प्री प्लानिंग करे, और हो सके तो बेस्ट एम्प्लॉयज ढूंढ के लाए और अपनी कंपनी को अच्छे से चलाए। गाइस 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। इट लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। या किसी को कुछ डाउट है? गाइस किसी को कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके ओके। यस डॉक्टर मनीषा, आपको, आपने हाथ ऊपर किया, कुछ समझ में नहीं आया आपको? नहीं नहीं, समझ में आया है सर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो इट लीड्स टू टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस।
तो प्लानिंग से हम टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज एनवायरमेंटल चेंजेस भी कर सकते हैं। देखिए पहले के ज़माने में, जैसे कि मैंने मतलब कहा होगा, आपको याद होगा 1991 सोशल रिफॉर्म, आई मीन इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपको याद है? यस यस, तो उसी के द्वारा उसको अमल में लाने के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मतलब देखिए अभी मैं किसी ओल्ड फैशन बंदे को, या फिर ओल्ड जो मतलब आदमी है, जैसे कि हमारे एल्डर्स है, बुजुर्ग लोग जो हैं, उन्हें हम नॉर्मल मोबाइल यूज नहीं कर पाते, और अगर हम उन्हें कभी कभी स्मार्टफोन दे देंगे तो वो यूज कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें नो टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, उन्हें उन्हें पता नहीं है, उन्होंने प्लान नहीं किया है ऐसी कुछ चीज के लिए। इसलिए हर एक चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ये यही समझा रहे हैं यहाँ पे। प्लानिंग इज एन इनिशियल एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू गेट सर्वाइव्ड इन द फ्यूचर। तो अभी कभी कभार फ्यूचर्स में कुछ अनसर्टेनिटीज है, तो फिर रिस्क होते हैं, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। तो वैसे उनको सर्वाइव करने के लिए, उनके उनके साथ मतलब गो थ्रू करने के लिए प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनिशियल इनिशियल मतलब सबसे पहली इज एन इनिशियल एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू गेट सर्वाइव इन द फ्यूचर। It helps managers to identify a problem, find out solution for it, and guide to solve that problem. तो मैनेजर्स को प्लानिंग के द्वारा एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने में हेल्प होती है, उसका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ सकते हैं, और उसे गाइड भी कर सकते हैं उस सॉल्यूशन तक। Various statistical tools among which manual methods are used for this process. तो जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी एक टेक्निकल कंपनी है, या फिर कोई भी मतलब ऐसे हम कह लीजिए कोई भी ऐसे मशीनरी वाली ज्यादा ज्यादा बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स, टेक्निक, मशीनरी ये सब ज्यादा है, तो वहाँ पे मैनुअल्स होते हैं ना, मैनुअल्स स्टडी के लिए कि कंपनी कैसे स्टडी मतलब मशीनरी कैसे स्टडी करते हैं, मशीनरी कैसे चलाते हैं, मेंटेनेंस वगैरह, मैनुअल बुक जैसे हम कहते हैं ना, वो है यहाँ पे। मतलब आपको पता होगा मैनुअल बुक क्या क्या है। मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी में मतलब बड़ी कंपनी में काम करता है, मशीनरी मशीन या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आपको आइडिया होगा मैनुअल बुक के बारे में, मैनुअल मेथड्स एंड सो ऑन। कोई काम करता है? यस वी आर वर्किंग यस सर। ओके ओके, सो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, so systematic and methodical study is expected by managers for planning. तो प्लानिंग हमने कर तो सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक प्लानिंग भी करना जरूरी है, और मेथोडोलॉजिकल स्टडी भी करना जरूरी है। प्लानिंग किया है, लेकिन अगर वो प्लानिंग अच्छा नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव, तो ये प्लानिंग करने का फिर कोई मतलब नहीं हुआ। तो एक सिस्टमेटिक और मेथोडिकल स्टडी करना पड़ता है, हर एक मेथड वाइज प्लानिंग करना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक थ्रू में। अब जैसे कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं पहले तो मैं देखूंगा कि मैं मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, मेरे पास बाइक है, या फिर मेरे पास कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर मेरी खुद की गाड़ी है। तो मैं देखूंगा मेरे पास क्या है, मैं फिर उस हिसाब से प्लानिंग करूंगा कि मुझे जाना है कि नहीं, मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं, मुझे कोई और पर्सनल काम है या नहीं। तो मुझे सब अच्छे से सिस्टमेटिक वे में एक देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने प्लान किया और मैं चल दिया, नो। मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक जैसे हम बोलते हैं ना, मेथड, वैसे देखना पड़ेगा मुझे हर एक एक्सपेक्ट से, हर एक पर्सपेक्टिव से। Managers need to keep an eye on the external environment and always monitor the situation for any changes to get survived in the global competition. अब मैनेजर्स को का काम ये भी होता है कि वो एक नजर रखे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, क्योंकि एनवायरनमेंट आजकल मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेंस की कंपटीशन, ग्लोबलनेस, मतलब पूरे कंपटीशन, जो भी ग्लोबल कंपटीशन हम कह सकते हैं, और बाहरी एनवायरनमेंट इन द सेंस की बदलता हुआ वक्त। दोन जीबीचा यस, यस सर। यस सर, कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं, वो शायद उधर ही किसी से बात कर रहे थे वो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आजकल के ग्लोबल जमाने में कंपटीशन बहुत है, तो ऐसे में मैनेजर्स को ये भी देखना पड़ता है कि
अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मॉनिटर करना, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी नजर में रखना और मॉनिटर करना सिचुएशन को जो भी उनके सामने है, और चेंजेस के लिए सर्वाइव करना। क्योंकि कभी कभार देखिए, जब ये मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का, तब टाइपराइटर्स की जगह लोगों ने फिर धीरे धीरे आप देख सकते होंगे कंप्यूटर्स का यूज करना शुरू किया। लेकिन वो चेंज के लिए भी तो रेडी होना था ना लोगों को। क्योंकि अगर मैं आप सिंपल, जैसे कि मैंने मतलब ओल्ड एज का एग्जांपल दिया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो भी है, उनके सामने अगर हम स्मार्टफोन ला के रख देंगे और अगर उन्हें पता ही नहीं होगा उसे ऑपरेट कैसे करते, तो फिर वो कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये भी है कि उन्हें उस चेंज के लिए तैयार करना और उस चेंज में वो सरवाइव कर सके। तो ये भी मैनेजर्स का काम होता है। क्योंकि हम अगर हम बोलेंगे कि टाइपराइटर तक अगर हम आज काम करते थे और अभी मैं तुम्हें कल लैपटॉप ला के दूं, तो मतलब आप काम कर पाओगे? आप ही बताइए, आप काम कर पाएंगे? In Vishwaji, that case, I would like to tell you the one case study which is यस। related to the planning. Whenever the digitalization started, at that time, the very good, well-known case study of SBI Bank. यस। यस। जब एसबीआई ने पहले तो टाइपराइटर पे काम चलता था और मैनुअल लेजर बुक्स वगैरह वो लोग यूज यस। करते थे। यस। यस। तो जैसे डिजिटलाइज कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो उन्होंने पहले तो 6 महीने लोगों को ट्रेनिंग दिया था। एंड मतलब ये इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग के कैसे उन लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद उन लोगों ने जब मतलब के लोगों को कुछ लोग ऐसे थे कि जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो उन हाँ। लोगों को उन्होंने या वीआरएस देके इन लोगों को मतलब वीआरएस का सेकंड ऑप्शन उन लोगों ने प्लानिंग के मतलब ये भी उन लोगों ने प्लानिंग किया था कि अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या कोई अपोज करेगा, तो उसके लिए उन्होंने सेकंड प्लान भी ऐसे रेडी किया था कि वीआरएस लेके उन लोगों को उन्होंने बाहर किया था। या तो अंडरस्टूड, गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू। तो मैनेजर्स का ये भी काम है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, मतलब बाहरी बदलते हुए एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे और सिचुएशन क्या है उनके सामने उसे भी मॉनिटर करते रहे, और चेंजेस को कैसे सर्वाइव करना है वो भी सिखाए ऐसे ऐसे ग्लोबल कंपटीशन में। सो गाइज, अभी एक 2 मिनट ही बाकी है, तो मैं 6.5 नेक्स्ट सेशन से शुरू करता हूँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है या कोई कुछ शेयर करना चाहे प्लानिंग के बारे में, तो दे कैन डू। किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज बताएं, नॉट अ प्रॉब्लम। क्लियर है। ओके, अभी बस 1 ही मिनट बचा है। आप फिर से यही वाला लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट यही अभी थोड़ी देर में शुरू करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग को मीटिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5-10 मिनट्स लगेंगे। तो आप 5-10 मिनट्स के बाद फिर से यही लिंक रीज्वाइन करिए। आप मीटिंग में फिर से कंटिन्यू करूंगा फ्रॉम 6.5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके। ठीक है।